नमस्कार. मी राहुल कुलकर्णी आणि एबीपी माझामध्ये आणि एबीपी न्यूज मध्ये आपल्या सर्व प्रेक्षकांचं स्वागत है. मैं अपने पूरे दर्शकों का एबीपी न्यूज और एबीपी माझा में स्वागत करता हूं. हम अभी चेन्नई गए हैं. अभी आपके स्क्रीन पे डॉक्टर राकेश कुमार शर्मा सर हैं. नमस्ते सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है. नमस्कार. अच्छा लगा कि इतने बड़े साइंटिस्ट से मैं बात कर रहा हूं. आणि उसकी वजह भी है कि आज हमें पहली बार ये पता चला कि पतंजलि जो है, जो डीआरडीओ का सबसे बड़ा इन्वेंशन है, हमको लग रहा था कि ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होगा. तो उस इन्वेंशन में आपने और पतंजलि में बहुत अच्छा काम किया है. तो सबसे पहले तो मैं अपने दर्शकों को आपके माध्यम से ही ये जानना चाहूंगा कि आपका जो आउटस्टैंडिंग करियर है, मैं देख रहा था गूगल पे भी, मैंने किया, उसकी भी थोड़ी सी हमें बात बता दीजिए. आप उसका भी परिचय हम आपसे जानना चाहेंगे. ये अच्छा नहीं लगता है? जी, मैं एक भेषज वैज्ञानिक हूँ, फार्मास्यूटिकल साइंटिस्ट हूँ और मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से एमफार्म किया है. उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने पीएचडी किया है और मैं अपना पूरा 35.5 ईयर का कैरियर मैंने डीआरडीओ में, उसकी 4 हमारी लैब्स हैं जो कि जीव विज्ञान से जुड़ी हुई हैं. ग्वालियर लैब है हमारी, दिल्ली लैब है, तेजपुर लैब है और लास्ट मेरी लैब मैसूर लैब है, जहां पर मैंने अपने कुछ योगदान किया है. और मैं मैक्सिमम इसमें से योगदान जो है वो करीब 30 साल से ऊपर हमारा ग्वालियर इसमें इनमास में है, इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एलाइड साइंसेस में. अच्छा, और अभी आप चेन्नई में आप वाइस चांसलर हैं? हाँ, मैं रिटायरमेंट के बाद सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंसेस चेन्नई में वाइस चांसलर मैंने ज्वाइन किया है. मुझे यहाँ 2 साल हो गए हैं. ये एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है सेक्शन 3 के अंदर. अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आज कुछ खबरें ऐसी भी आई कि बालकृष्ण जी जो है, जो आपके को इसमें रिसर्चर रह चुके हैं, वो आज शायद एम्स में उनको दाखिल किया गया. तो क्या है, उनकी तबीयत अभी कैसी है? नहीं, मुझे उसका अभी कोई ज्ञान नहीं है. अभी मैं ऑफिस में आया हुआ था और मैं कुछ अपने सरकारी कामों में व्यस्त था, तो मैं उनका जानकारी, मेरी कल उनसे बात हुई है और कल तक तो बिल्कुल ठीक थे. अभी मुझे मालूम नहीं उनके बारे में. मैं जरूर उनके बारे में जानना चाहूंगा. तो सर, सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को आपके माध्यम से ये बताना चाहूंगा कि जो फॉर्मूला है जिसको आपने इजाद किया था, वो फॉर्मूला क्या है? नहीं, मैंने कोई इजाद नहीं किया. ये एक मॉलिक्यूल है जिसको हम 2-डिऑक्सी डी ग्लूकोज बोलते हैं और इसका हमें 8 मई 2021 को जो डीआरडीओ डॉक्टर रेड्डी लैब के कोलैबोरेशन से कुछ इसमें क्लिनिकल ट्रायल हुई थी, तो इसका इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन हमें दिया गया है. पहले तो आपको ये समझना जरूरी होगा इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन क्या है. इसको एज ए ड्रग परमिशन नहीं मिली है. ये है क्योंकि जैसे पेंडेमिक एक इमरजेंसी है, हम जब डीआरडीओ में काम करते हैं तो मेरा मेन जो काम करने का एरिया है वो केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर इमरजेंसी के लिए डिफरेंट दवाइयां इजाद करना, डीकंटामिनेशन स्ट्रेटेजीज इजाद करना और उसके लिए लोगों को ट्रेन करना और उसके बारे में रिसर्च करना, ये मेरा मेन एम रहा है. तो इसमें जो हमारा मेन एम है कि ये ड्रग्स क्योंकि फाइनेंशियली वायबल नहीं होती किसी कंपनी के लिए बना के रखना, क्योंकि यूज तो होगी नहीं. यूज तभी होंगी जब ये कोई बड़ी आपदा आएगी, सीबीआरएन की, जिसे हम नॉर्मल भाषा में एब्रिविएशन में कहते हैं, केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल या न्यूक्लियर. जैसे आजकल हम बात कर रहे हैं पेंडेमिक की, तो ये बायोलॉजिकल उसके अंडर आती है. और हमने करीब 5-6 साल, जब से एनडीए में बना है 2005 से, मैं जनरल भारद्वाज के साथ वहां मैंने कुछ काम किया है एज ए सीनियर कंसल्टेंट. डीआरडीओ ने मुझे वहां डिप्यूट किया था और हमने नेशनल की गाइडलाइंस बनाई है. तो उसमें से एक गाइडलाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है आज के दौर में, वो है प्रिपेयर्डनेस फॉर पेंडेमिक बियॉन्ड हेल्थ. हम बिजनेस कंटिन्यूटी की बात करते हैं, हमने सारी चीजें ये यूएन एजेंसी के साथ मिलकर हमने बनाई है. उसके अलावा हमने मेडिकल प्रिपेयर्डनेस, मास कैजुअलिटी मैनेजमेंट की गाइडलाइंस बनाई है, बायोलॉजिकल डिजास्टर की गाइडलाइंस बनाई है. और जो आज एनडीए में फॉलो कर रहा है, ये उन्हीं गाइडलाइंस को एज ए बाइबल मान के हम उसको, या गीता मान के या कुरान मान के हम उसको फॉलो करते हैं. और पूरे कंट्री के लिए एक स्पीकिंग डॉक्यूमेंट है कि हमें क्या करना है. और मैं एक बड़ी गौरव के साथ कहना चाहता हूँ कि हमारे कंट्री की प्रिपेयर्डनेस बहुत अच्छी है. अब क्योंकि सिस्टम में बहुत ज्यादा कैजुअलिटीज आ गई हैं, पेंडेमिक है, कुछ कह नहीं सकते किस तरीके से किस डायरेक्शन में जाएंगी, परंतु हमारा सिस्टम बड़ा रिजिलियंट सिस्टम है और आप देखेंगे कि हम इसको बड़े आराम से इसके पार हम निकल जाएंगे. ठीक सर, उसके बारे में तो हम और विस्तार से बात करेंगे, लेकिन ये जो मॉलिक्यूल है जो ग्लूकोज के साथ में मिलकर काम करता है, वो किस तरीके से कोविड के जो पेशेंट है उनमें वर्क होता है? जी, ये बड़ा अच्छा है, आपने प्रश्न पूछा.
इस मॉलिक्यूल में और ग्लूकोज में सिर्फ एक ही फर्क है, अगर आप स्ट्रक्चर में जाएं तो इसमें ग्लूकोज में दो पोजीशन पर सेकंड पोजीशन होती है कार्बन की, उसमें एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा होता है, OH ग्रुप लगा होता है, और उसकी बजाय 2 डिऑक्सी डी ग्लूकोज में H ग्रुप लगा है। बाकी ये ग्लूकोज जैसा ही है, जैसा आप और हम सोचते हैं कि ये उसी का भाई बंधु है, उसी टाइप का ही है। परंतु क्या होता है, जब सेल होती है, कोशिकाएं होती हैं, वो इन दोनों में डिफरेंशिएट नहीं कर पाती। वो दोनों को जब हंग्री होती हैं, जब उनको एनर्जी चाहिए, दोनों को वो लेती हैं और इक्वल उससे लेती हैं। अब एक चीज बड़ी इसमें इंटरेस्टिंग है, हमने जब इस मॉलिक्यूल को डेवलप किया था, हमने मतलब मैं एक बड़ा बात क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, प्रोफेसर विनय जैन इनमास के डायरेक्टर रहे हैं 1987 से लेकर 1999 तक, और मेरे गुरु हैं और मेरे मेंटर हैं और मेरे पथ प्रदर्शक हैं। अभी भी मैं उनसे रोज बात करता हूँ करीब करीब इस पेंडेमिक के बारे में और हमें इसमें क्या करना चाहिए। तो उन्होंने मुझे इस मॉलिक्यूल के साथ इंट्रोडक्शन मेरा किया 1988-89 में। तो वो कहते हैं कि हमने बहुत सारी बायोकेमिस्ट्री कर ली, परंतु हम इस मॉलिक्यूल को ये बॉडी में जाके इसका क्या होता है और बॉडी को ये क्या करता है ये देखना चाहते हैं। तो मैंने कहा सर मैं केमिस्ट्री का आदमी हूँ, अगर आप परमिट करें तो मैं NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी से ये सब चीज आपको दिखाना चाहता हूँ। तो ही सेड कि ये तो सेल्स में काम करना है, ट्यूमर में काम करना है, तुम्हारा NMR तो केमिस्ट्री में होता है, पाउडर लेते हो NMR कर देते हो। तो मैंने कहा सर उसके लिए भी मेरे दिमाग में कुछ कंसेप्ट हैं, तो मुझे आपकी मदद की जरूरत चाहिए। मुझे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जाना है, मुझे CDRI जाना है, मुझे जर्मनी जाना है। मैंने उनको 4-5 जगह बताई जहां उन्होंने सारा मेरा वो जाने का बंदोबस्त किया DRDO की तरफ से, और हम ये कुछ स्टडीज कर पाए, बेसिक स्टडी कि ये 2DG का मॉलिक्यूल बॉडी में जाके क्या होता है। जैसे मैंने कि कोशिकाएं इसमें डिफरेंशिएट नहीं कर पाती कि ये ग्लूकोज है या 2DG है। 2DG में छोटा फॉर्म लूंगा बिकॉज बोलना थोड़ा आसान है, अदरवाइज 2 डिऑक्सी डी ग्लूकोज को 2DG बोलेंगे हम, बहुत बड़ा। ये जब बहुत कैंसरस सेल जैसे होती है, कैंसर की सेल में क्या होता है, उसकी ग्लूकोज रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है, वो तो एकदम मल्टीप्लाई कर रही है, बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई कर रही है, तो बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए उसको। तो उसमें ग्लाइकोलाइसिस एक प्रोसेस होता है जिससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो जो सेल्स ज्यादा ग्लाइकोलाइटिक होगी, जिसमें कैंसर है जैसे, तो उसमें ये ग्लूकोज और 2DG दोनों के दोनों उनके अंदर चले जाएंगे। ग्लूकोज से एनर्जी मिलेगी, 2DG अंदर जाने के बाद जो फर्स्ट स्टेप है ग्लाइकोलाइसिस का, जिसको हम हेक्सोकाइनेस या फास्फोराइलेशन स्टेप कहते हैं, उसके 2DG6 फॉस्फेट के बाद उसके आगे ये क्रेब्स साइकिल या ग्लाइकोलाइसिस साइकिल में आगे इसका एंट्री नहीं होती, ये वहां जाके रुक जाता है। तो ग्लूकोज हमें एनर्जी देगा, ये ग्लूकोज से कंपटीशन करेगा अंदर जाने के लिए कोशिकाओं के, परंतु ये एनर्जी नहीं देगा बिल्कुल भी। तो वो सेल्स बहुत ज्यादा एनर्जी की, उसको अगर एनर्जी नहीं मिलेगी तो वो तो मर जाएगी। और यहाँ पर जैसे ये कोविड शुरू हुआ तो हमने इसका पैथोफिजियोलॉजी स्टडी किया। तो मेरी एक PhD स्टूडेंट है पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट में, डॉक्टर पल्लवी के नाम से, मैंने उनसे बात किया तो उन्होंने कहा आप आचार्य जी से बात कीजिए। मैंने कहा मेरे दिमाग में 3-4 कुछ प्लांट बेस्ड केमिकल्स हैं मेरे दिमाग में, और कुछ है कि ये 2DG है और मुझे कुछ काम करवाना है, क्योंकि मैं वाइस चांसलर हूँ तो मैं अपने हाथ से ज्यादा काम नहीं कर पाऊंगा, मैं 62 साल का हूँ, तो क्या तुम मुझे हेल्प कर सकती हो। तो आचार्य बालकृष्ण जी मेरे पुराने मित्र हैं, क्योंकि मैं डिफेंस फूड रिसर्च लैब में कई हम फंक्शंस में हमने डाइट शेयर किया हुआ है। तो मैंने उनसे बात की, उन्होंने इमीडिएटली मुझे परमिशन दे दिया। तो फिर मैंने अपने चांसलर साहब से रिक्वेस्ट की कि हम पतंजलि और 1-2 इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर, क्योंकि कोविड के टाइम में आना जाना तो बिल्कुल बंद हो गया था लॉकडाउन के टाइम पर, तो हम कुछ थ्योरेटिकल वर्क करना चाहते हैं और इस मॉलिक्यूल की जो विशेषताएं हैं पूरी दुनिया के आगे लाना चाहते हैं कि ये मॉलिक्यूल क्यों अच्छा होगा अगर कोविड होता है। तो कोविड जैसे ही कोशिका को इन्फेक्ट करता है, जैसे आप जानते हैं ये मुंह, नाक और कान वान से जो ओपन एरिया है, हमारे होल्स हैं, पोर्ट्स हैं, उनके थ्रू बॉडी में एंटर करता है। जैसे इसलिए हम नाक और मुंह को प्रोटेक्ट करते हैं या आंख के ऊपर चश्मा वगैरह लगाते हैं। तो उस टाइम जैसे ये बॉडी में जाता है और सीधे इसका जो फर्स्ट ऑर्गन जहां अटैक करता है वो है लंग्स, फेफड़े। तो फेफड़े में जो फेफड़ों की सेल है उसमें घुसने का जो इसका मैकेनिज्म है, हमने पहले उस मैकेनिज्म को समझना चाहा कैसे ये उसमें घुसता है। तो आपने इसके ऊपर स्पाइक्स देखे हैं ना, जिससे की वजह से हम इसको कोरोना बोलते हैं, जैसे कि एक महाराज का वो क्राउन होता है, तो प्रोटीन स्पाइक, उस स्पाइक का जहाँ अटैचमेंट होता है AC2 एंजाइम में, इसमें AC2 साइट्स में, तो हमने उसके लिए डिफरेंट साइट पहले स्टडी किया कहाँ ये जाके अटैच करता है, और फिर हमने उसका स्ट्रक्चर हमने लिया इंटरनेट से, 2DG का स्ट्रक्चर इंटरनेट से लिया, 3D मॉडलिंग किया इसका। तो ये स्टडीज मेरी 2014 से इनमास में चल रही थी और मैंने 2 स्टूडेंट को कुछ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के लिए इसमें PhD दिलवाया है, पल्लवी उनमें से एक है जो कि पता ठीक है। सर यहाँ पे एक सवाल आता है कि जब आप
ये सब कर रहे थे, तो क्या डीआरडीओ भी अलग से कुछ कर रहा था सेम फॉर्मूला पे, सेम मॉलिक्यूल पे? हमने डीआरडीओ के अंडर ही काम किया है। मैं डीआरडीओ के साइंटिस्ट था, मैं इनमास में काम कर रहा था। और जैसे मैंने बोला कि इनमास में मैं करीब 1987 से काम कर रहा हूँ, और 1985 से काम कर रहा हूँ, और 1987 से 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज डॉक्टर जैन साहब ने मुझे इंट्रोड्यूस किया, और मैं इस मॉलिक्यूल में बहुत इंटरेस्टेड हो गया। और तो इसका मतलब ये हो गया कि डीआरडीओ, आप और पतंजलि तीनों मिलके मिलके ये काम हुआ है? नहीं, प्रोफेसर विनय जैन साहब इसके आर्किटेक्ट हैं। मैं हमेशा कहना चाहता हूँ कि एक मेरे पास बड़ी अच्छी कोटेशन भी आई थी आज, किसी ने हमारे उसमें, जब हमने पेपर ये लिखा है ऑथोरिया में, मैंने आपको जो लिंक भेजा है, तो उसने बड़ी अच्छी कोटेशन दिया है। वो कहता है कि कोई भी पेंडेमिक होती है ना, तो उससे पहले उसने एक वर्ड यूज किया है, उसमें आप पढ़ लीजिएगा, उसमें लिखा है, वो कहता है, एक्सीलेंट वर्क, kudos to all the authors. If this would have been recognized by the government agencies before the surge in the cases, then the picture would have been different. It is rightly said. Correct. Reports, every disaster movie begins with a scientist being ignored. नहीं सर, फिर भी जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए और एक सहज मैं सवाल आपसे पूछता हूँ। ये जो भी रिसर्च हुआ है वो 3-4 एजेंसी ने मिलके किया है, जिसमें पतंजलि का भी कोई रोल रहा है, आपके इंस्टीट्यूशन का भी रहा है, और डीआरडीओ का भी रहा है। जी, सही है मेरा ये सवाल, सही है आपसे? हाँ, डीआरडीओ की तरफ से हम 2 लोग इन्वॉल्व थे। प्रोफेसर विनय जैन, जो कि वहां से डायरेक्टर रिटायर हुए थे 1999 में, वो अभी भी एक इंस्टीट्यूट में एक ऑनररी कैपेसिटी में काम करते हैं यूनिवर्सिटी में राजस्थान में, और वो मेरे जैसे मैंने कहा मेंटर हैं। तो डीआरडीओ से हम 2 लोग थे। उसके अलावा पतंजलि से आचार्य बालकृष्ण जी के नेतृत्व में 4 लोग उसमें इन्वॉल्व थे। अनुराग वार्ष्णेय जी थे, और पल्लवी थी, और 3 लोग और हैं उसमें टोटल। अच्छा, तो पतंजलि ने इसमें क्या कंट्रीब्यूशन किया है रिसर्च में? क्या? हाँ, पतंजलि के पास सारे सॉफ्टवेयर हैं। इनका पतंजलि रिसर्च सेंटर बहुत एडवांस है, और इन्होंने, जैसे आपने पढ़ा होगा, विदानिया सोमनीफेरा में और कई ड्रग्स में बहुत एडवांस काम किया हुआ है। और ये सारा काम इनके बड़े अच्छे साइंटिस्ट हैं। मैं कईयों को थ्रू प्रोफेशनल लिंक जानता हूं, तो मुझे पता था इनकी कैपेबिलिटी क्या है। तो जैसे ही हमने पल्लवी से बात किया, आचार्य जी से परमिशन लेके आचार्य जी से बात किया, तो हमने 3-4 चीजें इकट्ठी हमने अटैक करनी शुरू कर दी। हमारा एक मॉलिक्यूल था प्याज, एक मॉलिक्यूल था हमारा इसमें आपका लहसुन, और तीसरा हमारा है 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज। हमने 3 मॉलिक्यूल इकट्ठा काम करना शुरू किया, और उसमें डिफरेंट कोलैबोरेटर, जैसे 2डीजी वाले में प्रोफेसर जैन साहब इन्वॉल्व थे, बाकी उस दूसरे वाले में किसी और हमने यूनिवर्सिटी से किसी को टैग किया जो कि अच्छे इस मामले में जानकार हैं, क्योंकि साइंस अकेले बैठ के नहीं होती। साइंस करने के लिए आपको इंटरेक्शन करना पड़ता है, कोलैबोरेशन करना पड़ता है। जहां भी आपको स्ट्रेंथ नजर आए किसी की, आपको उस इंस्टीट्यूट के पास जाना है और कोलैबोरेशन करना है। तो एक सवाल मेरे मन में आता है सर, क्या ये सही है किसी भी, ये जो 3-4 इंस्टीट्यूशंस है, इसमें किसी भी ये इंस्टीट्यूशन का कहना कि ये हमने इजाद किया है, वी फाउंड दिस, क्या ये सही है, चाहे वो पतंजलि हो या फिर डीआरडीओ हो? देखिए, एक मॉलिक्यूल इजाद करना एक आदमी या एक इंस्टीट्यूशन के बस में नहीं है। इसमें करोड़ों रुपए लगते हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगते हैं एक नया मॉलिक्यूल मार्केट में लाने के लिए। तो इसमें जो सूत्रधार हैं इसके प्रोफेसर विनय जैन हैं, जो डीआरडीओ से हैं। इनमास में बहुत काम हुआ। उससे पहले वो निमेंस में थे, उसमें बहुत काम किया उन्होंने। खुद एम्स में थे, उन्होंने बहुत काम किया वहां पर। उसके अलावा जो इसका सिंथेटिक प्रोसीजर है, मैं उसका एक पेटेंट होल्डर हूं, परंतु मेरे अलावा उसमें डीआरडी ग्वालियर एक लैब है, हमारी डिफेंस R&D एस्टेब्लिशमेंट ग्वालियर, जो कि केमिस्ट्री की हमारी मेन लैब है, जहां मैंने अपने शुरू के 2 साल 83 से 85 मैंने वहां बिताए थे। और वहां से हमने इसका अपस्केलिंग का मेथड डेवलप किया, लैब स्केल मैंने डेवलप किया, और वो भी मैंने सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी, जिसको IGI भी कहते हैं आजकल, वहां डॉक्टर संतोष पाशा थी, उनके साथ मिलकर मैंने यहाँ पर ये मॉलिक्यूल हमने यहाँ लैब स्केल पर डेवलप किया, उसका अपस्केलिंग किया, प्रोसेस डेवलपमेंट किया ग्वालियर के साथ मिलकर। और जो हमारा पेटेंट है वो ग्वालियर और इनमास के साइंटिस्ट हैं, इनमास के डॉक्टर द्वारकानाथ और मैं हैं, और ग्वालियर से 3 साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर RB स्वामी हैं, डॉक्टर SN दुबे हैं, और एक वैज्ञानिक वहां और हैं। तो हम सब ने मिलकर मॉलिक्यूल इजाद किया। और हमारा उस टाइम पर डॉक्टर रेड्डी और हमने एक वर्कशॉप किया था इनमास में, मैंने किया था DRDO फार्मा इंट्रोडक्शन करके 2004 में। तो हमने उसमें करीब हमारे पास ऐसे यौगिक थे हमारे पास, जिसको हम इंडस्ट्री को देना चाहते थे, क्योंकि हम तो डिफेंस लैब हैं, हमने बना लिया, अब उसके आगे हमारा काम नहीं है। तो हमने उसमें जैसे कि तो पतंजलि की जो लैब है, जो हाई एंड वेल इक्विप्ड लैब है, उसका आपने इस्तेमाल किया, अगर मैं सही हूं तो, प्रोसेस डेवलप करने के लिए। ठीक है। तो अब ये क्या सर, आप ये मान के चलते हैं कि ये सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू है, क्योंकि नए वेरिएंट की बात हो रही है। कल WHO ने कहा कि शायद हो सकता है कि
जो नए वैक्सीनेशन आ रहे हैं या जो इजाद हुए हैं, शायद वो इतने ज्यादा इफेक्टिव नहीं होंगे। तो क्या आप मानते हैं कि कम से कम जिनको कोविड हुआ है, जी। इनके लिए तो ये सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू है जो आपने इजाद किया है या आप डीआरडीओ ने किया है? एक चीज इसमें बड़ी आपको समझनी पड़ेगी, 2DG अपने आप में एक स्टैंड अलोन दवाई नहीं है। ओके, 2DG वो तो है। अपने आप में एक स्टैंड अलोन दवाई नहीं है। ये कोविड के लिए बहुत इफेक्टिव हो सकती है एज ए एडजुवेंट थेरापी, एडजेंक्टिव थेरापी, एडजुवेंट थेरापी टू स्टैंडर्ड ऑफ केयर। स्टैंडर्ड ऑफ केयर जैसे ओके। यूज करते हैं मेडिसिन, हम्म। उसके साथ में इसको देना है। और इसको अच्छा। देना जैसे बताया मुश्किल नहीं है, पानी में घोल के सुबह शाम पिलाना है 5-7 दिन, तो उससे आपका बहुत ज्यादा इफेक्ट होगा। और ये आप जो डिफरेंट स्ट्रेन की आपने बात की, कोई हम्म। स्ट्रेन कोरोना का आ जाए, जब तक उसमें सार्स वर्ड लिखा है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी जो हम्म। उसका है, जब वो है तो इसका मतलब वो आपके लंग्स में अटैक करेगा, लंग्स में अटैक करेगा, सेल्स को इन्फेक्ट करेगा, सेल्स का ग्लाइकोलिसिस इंक्रीज कर देगा। जहां हम्म। ग्लाइकोलिसिस इंक्रीज हुआ वहां ये ड्रग ग्लूकोज को चकमा देके सांस में घुस जाएगी। और एक बार सांस हम्म। में घुस गई तो उस सेल को जहां पर एनर्जी की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, वहां बहुत कम रिक्वायरमेंट एनर्जी की प्रोडक्शन कर देगी। और वो सेल करेक्ट। जहां पर वायरस है, वो वायरस वहां पर खत्म हो जाएगा सेल के साथ ही। ओके। कोई भी तो स्ट्रेन इसमें आएगा, आपका कोई भी हॉस्पिटलाइजेशन स्ट्रेन कम आएगा, होता है कोविड पेशेंट का, और उसकी ऑक्सीजन की मात्रा भी कम लगती है उसको? कोई भी स्ट्रेन आएगा, मैं बड़े उसके साथ कह सकता हूँ। मैं डॉक्टर राकेश मिश्रा जी का भी इंटरव्यू पढ़ रहा था, सीसीएमबी के जो हम्म। एक साइंटिस्ट हैं। हमें हम्म। बहुत विश्वास है कि ये ड्रग एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होगा पूरे वर्ल्ड के लिए। इस तरह के जो वायरस हैं, सार्स फैमिली के जो वायरस हैं, सार्स है या ओके। दो एमआरएमएस वाली फैमिली है, इसके जो भी कोरोना वायरस फैमिली के वायरस है, सबके लिए बहुत इफेक्टिव होगी। ओके। तो मेरा आखिरी सवाल है आपसे कि ये जो सैचेज हैं, जो पैकेट्स हैं, वो कितनी मात्रा में अस्पताल में जाएंगे? क्योंकि आपने रेड्डीज का अभी उनका नाम भी लिया, तो आपको ये पता है कि कब ये अस्पताल में जाएंगे और ओवर द काउंटर वो कब मिलेंगे विद द एडवाइस ऑफ डॉक्टर्स? जी, अभी इसमें देखिए जो क्लिनिकल ट्रायल हुआ था हमारी यूनिवर्सिटी में भी, हमारे 13 डिफरेंट कॉलेजेस हैं और उसमें एक कॉलेज है सविता मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। हमारे ओके। हॉस्पिटल में 1200 बेड हैं और उसमें मैं बड़े प्राउड से कह सकता हूं कि हमने करीब 5,500 कोविड पेशेंट ठीक किए हैं। आज ग्रेट। की डेट में भी 390 पेशेंट हमारे यहाँ एडमिट हैं। और हमारे पास ऑक्सीजन सप्लाई एबंडेंट है, हमारे पास आईसीयू एबंडेंट है। हमने 200 से वार्ड से शुरू किया था, 200 से 400, और पीक में हमने उसको 550 वार्ड कर दिया हॉस्पिटल में। और अब हम्म। थोड़ा कम हो गया, 390 का आज का रेट का स्टेटिस्टिक्स मेरे पास आया है। और उसमें हमने इवन जो हार्ट ट्रांसप्लांट के टाइम एक थेरेपी हम्म। होती है जिसमें कि जो ब्लड है उसको बाहर निकाल के हम बाहर ऑक्सीजनेट करके फिर बॉडी में डालते हैं। राइट। आपको याद होगा डॉक्टर एसपी बालासुब्रमण्यम, जो बड़े अच्छे संगीत गायक कलाकार, हमारे डेथ हुआ, उसको इस थेरेपी पे रखा था। तो हमारे यहाँ एक मशीन थी, हमने उस अच्छा। सीरियस पेशेंट को, यंग पेशेंट को लगाने के लिए हमने अपने डायरेक्टर साहब से परमिशन लिया और हमने वो मशीन भी यूज की है इसमें। मैं राइट। डिटेलिटी में नहीं जाऊंगा पर मतलब, और इसमें जो ठीक। कोविड की फेज 3 ट्रायल हुई हैं उसमें हमारा हम्म। हॉस्पिटल भी डॉक्टर रेड्डी लैब ने हमें चूज किया था और हमने कुछ पेशेंट ट्रीट किए हैं। परंतु एक्चुअली ट्रीटमेंट क्या है उसके बारे में मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहूंगा क्योंकि मैं उसमें ज्यादा इन्वॉल्व नहीं था, एक्सेप्ट डेट कि हमने जो इंस्टीट्यूशन ठीक। एथिक्स कमेटी है उसे परमिशन दिया और उन्होंने मैं ट्रीट किया। प्रोडक्शन की बात कर रहा था, कब तक है आपको पास ये मिलेगा? मैं ये पूछ रहा था कि कब लोगों को ये ओवर द काउंटर मिलेगा, एडवाइस डॉक्टर, आज की अगर डेट आपको पता है तो? आज की डेट में मेरे पास 2 ईमेल्स आई हैं डॉक्टर रेड्डी लैब की तरफ से, प्रोफेसर विनय जैन ने कल शेयर किया था कि अगर किसी डॉक्टर को रिक्वायरमेंट हो तो उनसे बोलिए इस ईमेल पर वहां से मंगवा सकते हैं, क्योंकि ये हमें पता नहीं था कितनी जल्दी हमें क्लिनिकल ट्रायल मिल जाएगा। तो हमने करीब 10,000 शैशे का जो मुझे ज्ञान है उन्होंने स्टोरेज किया हुआ है। परंतु क्योंकि प्रोसेस डेवलपमेंट उनके पास है, परंतु कई और मैन्युफैक्चरर भी हमारे पास आए हैं डीआरडीओ में। डॉक्टर अजय कुमार सिंह साहब से मेरी बात हो रही थी अभी 2 दिन पहले शाम को, जो डायरेक्टर जनरल लाइफ साइंसेस हैं। तो उन्होंने बताया कि ये टेक्नोलॉजी क्योंकि नॉन एक्सक्लूसिव है, अगर डॉक्टर रेड्डी लैब पूरी प्रोडक्शन उनके पास कैपेसिटी नहीं है तो हम और कंपनियों को भी ये लाइसेंस इसका दे सकते हैं, जिससे कि देश में इसकी मात्रा भरपूर बनी रहे। ठीक है। जी ठीक है सर, मेरा और एक आखिरी सवाल है। इस पूरे जो मॉलिक्यूल है उसको अगर किसी को क्रेडिट देना है तो कौन से इंस्टीट्यूशन आपको लगता है? एक तो डीआरडीओ है, खुद आपका इसमें इन्वॉल्वमेंट है, ऐसी कौन सी इंस्टीट्यूशंस हैं कि आपको उसका पूरा क्रेडिट आप देना चाहोगे? मैं एक आदमी को क्रेडिट दूंगा, प्रोफेसर विनय जैन। और उन्होंने जहां जहां काम किया है, जहां ओके। जहां उन्होंने इसके आगे वो लिनिएजेस डेवलप किए हैं, बाकी हम सब उनके शागिर्द हैं
और उनके उसमें काम करते हैं। ये आपका बड़प्पन है सर, एक सजा हुआ आदमी, और जो समाज के बारे में सोचता है वो किस तरीके से सोचता है मैं देख रहा हूँ आपको। बाकी बहुत लोग इसमें इन्वॉल्व थे, क्लिनिकल ट्रायल में डॉक्टर्स इन्वॉल्व थे, और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट रोटरी कैंसर हॉस्पिटल में प्रोफेसर जी के दास साहब ने, डॉक्टर मोहंती साहब ने, ऐसे ही किदवाई मेमोरियल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑन्कोलॉजी बेंगलोर में काम किया है, मैं कहीं वो जानता हूँ वहां पर। तो इसमें ये एक इंस्टीट्यूशन का काम नहीं है। बाकी ये अच्छी बात है कि कोविड के लिए इनमास, जहां से ये ओरिजिन हुआ था इसका पूरा का पूरा, और जो 1987 से इसमें काम कर रहा है, उनका मेन दे आर द सेंट्रल पॉइंट जो उन्होंने कोऑर्डिनेट किया है, उन्होंने इफेक्ट किया। मैं डॉक्टर भट्ट साहब से भी और डॉक्टर चांदना साहब से भी इनसे इंटरेक्ट करता रहता हूँ रेगुलरली, थ्रू ईमेल या थ्रू व्हाट्सएप, और सबका एक कंबाइंड शेयर है। परंतु एक ग्रेट सर, मेरा एक सवाल, मेरे मन में इसलिए ये सवाल आया कि जब डीआरडीओ की प्रेस कॉन्फ्रेंस और पीआईबी की रिलीज आई तो उसमें पतंजलि का नाम कहीं नहीं था। देखिए, अभी जो ये पूरा मॉलिक्यूल, जो पूरी फेज 3 और फेज 2 ट्रायल हुई है, डीआरडीओ ने कोऑर्डिनेट किया है, तो उसमें कोई चीज गलत नहीं है, कोई चीज गलत नहीं है। परंतु जैसे ये चीज आई, आपने मेरे ट्वीट देखे होंगे, डॉक्टर शर्मा के नाम से मेरा ट्विटर हैंडल है। हाँ, देखा मैंने। तो मैं उस पर एक्टिव हो गया। मैं नहीं चाहता किसी का क्रेडिट किसी का छीन के या किसी को देना, परंतु यह क्रेडिट सही आदमी तक भी पहुंचना चाहिए। क्योंकि कई इंटरव्यू आ रहे हैं कई चैनल पर, जहां पर कोई भी साइंटिस्ट खड़ा होकर बोल देता है कि मैं वहां से हूँ, उस गांव से हूँ, और मैंने ये ड्रग इजाद की। नहीं, ये ड्रग कम से कम 30-40 वर्ष का बड़ा कंसर्टेड एफर्ट है इंडिया का। ये इंडिया की जीत है, किसी एक इंस्टीट्यूशन की जीत नहीं है, पतंजलि की या स्वीता यूनिवर्सिटी की या डीआरडीओ की या इनमास की। ये इंडिया की जीत है, और हम सबने एक टीम की तरह काम किया है। परंतु मैं अगेन वही कहता हूँ, प्रोफेसर विनय जैन हमारे पथ प्रदर्शक हैं, मार्गदर्शक हैं। हम तो इस मॉलिक्यूल के बारे में जानते नहीं थे, ना हमारा कोई इंटरेस्ट था। ठीक ठीक है सर, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने ऐसे समय में इतना समय निकाल के हमारे लिए भी आपने इंटरव्यू के लिए समय निकाला, और सबसे बड़ी बात, आपने जिस डेडिकेशन के साथ में आपको एक बात सूझी, फिर उसके ऊपर आपने काम किया। डीआरडीओ से आप जुड़े थे, डीआरडीओ का पूरा इंस्टीट्यूशन आपके साथ में खड़ा था। मैं आपको पूरे देश की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू सो मच सर, टेक केयर। और आपसे आगे भी मैं आपसे ये सहयोग चाहूंगा कि आगे भी अगर इस बारे में कुछ बात करना है तो फिर आपसे हम जुड़ेंगे। थैंक यू सो मच सर, टेक केयर, बाय।